गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे साइंस की। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि आपके साइंस की जो यूनिट है वो यूनिट कौन सी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रीलिम्स की तो ये यूनिट आपकी 7 है। ठीक है, तो यूनिट 7 के अंतर्गत आपका साइंस आता है। अगर इसी यूनिट को मेंस से कनेक्ट करें तो मेंस की कौन सी यूनिट होती है आपकी। हाँ जी, कौन सी यूनिट है। पेपर 3 पार्ट बी यूनिट 1। ठीक है, तो मेंस में बेटा ये पेपर थर्ड में आपके यूनिट 1 होती है जो इससे कनेक्ट करती है। तो थोड़ा मैं आपको दोनों का सिलेबस दिखा दूंगा और उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे चलेंगे। तो आपको एक तो ये यूनिट 7 जो प्रीलिम्स की है वो कवर करनी है। मेंस की यूनिट 1 जो है पेपर थर्ड पार्ट बी। और याद रखिएगा पेपर थर्ड की ये कौन सा पार्ट है, पार्ट बी यूनिट 1 है जो आपके साइंस से कवर होती है। तो इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लास्ट जब सिलेबस चेंज हुआ था 2024 में तो उसके बाद से साइंस उतना डिफिकल्ट रहा नहीं जितना उससे पहले हुआ करता था। तो अच्छी बात है, जो बच्चे आर्ट और कॉमर्स वाले हैं, बीबीए वाले हैं, उन लोगों के लिए तो ये थोड़ा सा अच्छा मामला है। बाकी जो टिपिकल साइंस वाले लोग थे उनके लिए उन्हें लगा होगा कि अब हमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। बाकी अब जो भी सिलेबस है पढ़ना तो हमें वही है, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यूनिट 7 के जो टॉपिक हैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए, विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य, तो साइंस, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, ये आपके इस यूनिट का नाम है। सबसे पहला क्या है, तो विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, तो ब्रांचेस ऑफ साइंस, एक ये टॉपिक है आपका इसके अंतर्गत। ठीक है, तो विज्ञान की शाखाएं, जैसे आप नॉर्मली कुछ भी ले लीजिए, जैसे जूलॉजी एक शाखा है। ठीक है, बायोलॉजी, बॉटनी। ठीक है, इन सब पे एक एक करके हम आगे बात करेंगे। तो ये सब है। अब यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा कि फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, हम उन पे डिस्कशन सिर्फ हम उन्हीं बातों का करेंगे जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है या जिन पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, बताइए, तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। अच्छा, जूलॉजी कौन है, या दोनों के कौन है। कोई भी बात करे, चल जल्दी बोलिए फटाफट। ठीक है, तो फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी, दोनों के फादर अरिस्टोटल या अरस्तु है। हिंदी में इन्हें हम अरस्तु कहते हैं, इंग्लिश में अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल या अरस्तु जो है फादर ऑफ जूलॉजी हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए टर्म बायोलॉजी, कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो अब क्वेश्चन बदल गया। इसमें भी ऑप्शन आपको अरस्तु ही मिलेगा। पहला बताएगा कोई कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। द टर्म बायोलॉजी, मतलब अभी सरल क्वेश्चन था कि जो ब्रांचेस हैं उनके फादर पूछे गए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाता है, द टर्म बायोलॉजी। तो हु क्वाइंड द टर्म बायोलॉजी, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। कोई भी लाइव क्लास। बोलिए। लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। ठीक है बेटा, तो दो वैज्ञानिक थे, एक थे लेमार्क और एक थे ट्रेविरेनस। लेमार्क का नाम सुना है आप लोगों ने, कितने लोगों ने सुना है लेमार्क का नाम। एक, दो, तीन, चार। कौन है लेमार्क। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूँ, इतिहास से बहुत सरल है विज्ञान, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि विज्ञान का जो साइंस का जो सिलेबस है वो बहुत छोटा है। और आपको फिर मैं, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि हमें तो 75+ क्वेश्चन सही करने हैं इंक्लूडिंग माइनस मार्किंग। तो इसमें इस यूनिट का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हो सकता है।
क्योंकि यहाँ एक्चुअल में जो है बस चीजें वही हैं, इनमें बहुत ज़्यादा बिटवीन द लाइंस नहीं है। बट जबकि आप हिस्ट्री में, एमपी हिस्ट्री में या बाकी सब्जेक्ट में देखेंगे तो बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। सिलेबस भले वो लिखा हुआ कम दिखता है बट वो होता बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो दो वैज्ञानिक हैं लैमार्क और ट्रेविरेनस, ये किसके जनक हैं? सॉरी, बायोलॉजी शब्द इन्होंने दिया था। ठीक है, इसी तरीके से एक फादर पूछे जाते हैं, फादर ऑफ बॉटनी। तो बॉटनी के फादर कौन है, कोई भी? वेरी गुड। तो इसके जो फादर हैं वो थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस। हाँ, साइंस में बस एक चैलेंज जो लोगों को होता है, अब जैसे मान लीजिए कि किनका बायोलॉजी नहीं है, तो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी आपको आसान नहीं लगती है, एकदम से कनेक्ट नहीं होती। बट अगर आप दूसरे तरीके से देखें ना, तो यहाँ चीज़ें ना फिक्स हैं, बस एक ही चैलेंज है, टर्म्स। अगर आपको टर्म अच्छे से पता है, मान लो आपको अब जैसे कई बार थियोफ्रेस्टस ही नहीं बोलते बन रहा किसी से, तो अब उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, वो तो थियोफ्रेस्टस ही आने, अब उसका क्या इलाज है? बाकी चीजें आती बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। तो एक आपका यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, ब्रांचेस ऑफ द साइंस, विज्ञान की शाखाएं, जैसे मैंने कहा जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। ठीक है, फिर इसके अलावा जैसे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ लिए जाते हैं, अब थोड़ा अंदर जाएं, जैसे मान लो माइकोलॉजी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फाइकोलॉजी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फाइटोलॉजी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो बॉटनी है इसको तो हम फाइटोलॉजी ही कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइटोलॉजी। कुछ नहीं है, देखो तोड़ो शब्दों को। फाइटो मीन्स प्लांट और लॉजी मीन्स टू स्टडी। अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज अब हमेशा के लिए सीख लीजिए कि जब भी किसी चीज के पीछे लॉजी शब्द लगाओ, क्या? लॉजी। तो लॉजी जो है वो कहाँ से आया? लोगोस से। और लोगोस का इंग्लिश मीनिंग होता है टू स्टडी। तो अगर आप रूट वर्ड और जो भी यहाँ सफिक्स लगे हैं उनको अगर आप ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे, तो आप बहुत आराम से चीजों को सीख जाएंगे। जैसे यहाँ एक शब्द लिखा फाइटो, ठीक है, और इसमें सफिक्स क्या लिखा है आपका? लॉजी। तो फाइटो मीन्स प्लांट और लॉजी मीन्स स्टडी। तो स्टडी ऑफ प्लांट्स क्या कहलाती है? फाइटोलॉजी कहलाती है। हिंदी वाले कृपया ज़्यादा हिंदी की उम्मीद ना रखें, मैं आपको पहले ही बोल दूं, बस हमारे पास यही एक ऑप्शन होता है, हम ऐसे लिख देंगे। और ये हो गया देवनागरी, तो फाइटोलॉजी। लेकिन आपको याद यही रखना है, आप अगर ये सोच रहे हैं कि वो हिंदी में ये लिख के पूछेगा वनस्पति विज्ञान किसकी शाखा है, तो अब बचा क्या है पूछने को उसको? वनस्पतियों की, हाथी की तो होगी नहीं। तो ऐसे लिख के नहीं पूछता, तो या तो वो इंग्लिश में बॉटनी लिख के पूछेगा, और बॉटनी को ही हम फाइटोलॉजी कहते हैं। और ये जो फाइटोलॉजी है ये किससे मिक्स हो जाती है आपकी? फाइकोलॉजी से। किससे मिक्स होगी? फाइकोलॉजी। फाइटोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम फाइकोलॉजी। फाइको मीन्स कवक नहीं, एल्गी, और लॉजी तो वही है, टू स्टडी। तो क्या हो गया बेटा? स्टडी ऑफ एल्गी। और एल्गी को हिंदी में हम क्या कहते हैं? शैवाल। तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाएगा? फाइकोलॉजी कहलाएगा। लेकिन आपके पेपर में वो ऐसे लिख के देगा बस। अगर वो ये लिख के दे दे कि शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है, तो अब बचा क्या आपको? फिर तो हिंदी वाले एकदम धन्ना सेठ, क्योंकि बोले शैवालों का उत्तर सही। ऐसा नहीं लिखता है, तो फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एल्गी है। एक और क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है वो है माइकोलॉजी। ठीक है, तो अब माइको मीन्स फंगस या कवक, और लॉजी तो स्टडी है, तो स्टडी ऑफ फंगस क्या कहलाती है? माइकोलॉजी कहलाती है। तो माइको, माइको शब्द एक्चुअली माइसीलियम से आया। तो आपने देखा कवक अपना छत्ता बना लेती है, कई बार आपने देखा हो घर में पुराना सामान पड़ा रहता है, पानी बरसता है उसके ऊपर, कवक उग जाती है। तो माइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फंगस, कवक का अध्ययन है। फाइकोलॉजी क्या है? ठीक है, स्टडी ऑफ एल्गी यानी शैवालों का अध्ययन। और कवक तो हम सब ने देखा है,
शैवाल को मैं देखूं, आपको बोलूं कि जैसे आपके गांव में जगहों पे तालाब होते हैं, तालाब में हरी हरी जो उग जाती है वो आपकी एल्गी है। और भी आप देखेंगे नदी किनारे तालाब किनारे ग्रीन सी उग जाती है, आप पैर रखते हैं, कई बार ग्राउंड्स में भी उग जाती है बरसात के बाद में, आप पैर रखें और धड़ाम से गिरते हैं। ठीक है, तो हिंदी में हम शैवाल को काई भी कहते हैं एक शब्द। ठीक है, और नहीं तो आपके घर की टंकी साफ नहीं होती उसमें भी काई उग जाती है। तो काई जो गिराई, ऐसे याद रख लो, पैर रखते हो ना धड़ाम से गिरते हो, तो वो बेसिकली शैवाल है। तो फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी किसका है? एल्गी का, जबकि फाइटोलॉजी बॉटनी या प्लांट्स की स्टडी है। माइकोलॉजी किसकी है? कवक की। ठीक है, इसी तरीके से हमने आपको क्या बताया, बॉटनी के जो फादर हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं। जूलॉजी के फादर कौन थे? जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों के जनक एरिस्टोटल हैं, जबकि बायोलॉजी शब्द, द टर्म बायोलॉजी किसके द्वारा? लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा दिया गया था। तो सामान्यतः एग्जाम का जो ट्रेंड है पूछने का, वो ट्रेंड कैसा है कि एक जैसे ये ब्रांचेस हैं, सिलेबस में ब्रांच दे दिया, उनके उन्होंने फादर पूछ लिए, तो वहीं से कनेक्ट हो रहा है वो क्वेश्चन, इंटरकनेक्टिंग क्वेश्चन है। ज़्यादातर क्वेश्चन ब्रांचेस से पूछे जाते हैं, आपको इन्हें ध्यान रखना होगा। जैसे एक और एग्जांपल दूं मैं, आप ही लोगों से पूछूंगा, इंसेक्ट सुने हैं आपने? कीट। तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? अच्छा, हिंदी में बहुत शब्द सरल है इसका, कीट विज्ञान, लेकिन ऐसा देता नहीं है। तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो कीटों का अध्ययन बेटा, इंसेक्ट की स्टडी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है एंटोमोलॉजी। ठीक है, तो एंटोमो मतलब इंसेक्ट और लॉजी मीन्स स्टडी, तो क्या हो गई? स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट को हिंदी में कहते हैं कीट, तो कीट का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। बेटा बस हमारे पास यहाँ इतनी सी जगह है कि मैं बस इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ। अब ये बिल्कुल अपेक्षा ना करें कि वो कीट विज्ञान लिख के पेपर में देगा, ये बहुत बार आया है एंटोमोलॉजी। इसी क्वेश्चन को आप देखो किससे और कनेक्ट कर सकते हैं, अगर हम लॉजी की जगह लॉजिस्ट लगा दें। आप बस समझने में फोकस करिए पहले, फिर देखिएगा, आपको लिखने होगा, मैं दे दूंगा आपको टाइम या जैसा भी है, बस थोड़ा समझ लीजिए शुरू में चीजें। तो लॉजिस्ट जब भी आए किसी भी शब्द के पीछे या रूट वर्ड के पीछे, तो लॉजिस्ट का मतलब क्या है? ये होता है स्पेशलिस्ट। ठीक है, क्या होता है? स्पेशलिस्ट, यानी कि विशेषज्ञ। ठीक है, तो ये विशेषज्ञ मतलब क्या? एंटोमोलॉजिस्ट कीट विज्ञानी, स्पेशलिस्ट ऑफ इंसेक्ट, तो जिसने इंसेक्ट की स्टडी अच्छे से कर रखी है वो क्या कहलाएगा? एंटोमोलॉजिस्ट। इसे सरल कर दें, ये सब जैसे आपने सुना होगा न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, तो न्यूरोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ठीक है, तो स्टडी क्या होते हैं, किसके स्पेशलिस्ट होते हैं? नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम की डिसीज को जो ट्रीट करते हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, तो कार्डियोलॉजिस्ट किसके होते हैं? स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है, तो डर्मा मीन्स स्किन, तो किसके स्पेशलिस्ट हैं ये? स्किन के स्पेशलिस्ट होते हैं। इस तरीके की चीजें होती हैं। तो जब भी लॉजिस्ट आए आपको समझना है कि विशेषज्ञ होगा, और लॉजी आए तो इसकी स्टडी है। देखो थोड़ा सा साइंस के साथ में आपको चीजों को, रूट वर्ड सफिक्स अगर आपको समझ में आ गए तो ये शब्द आपके लिए बहुत आसान है, और अगर आपने इन्हें रटने की कोशिश की तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती हैं। तो हम रटने के जगह हम इनको क्या करेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग में चीज़ों को लेंगे कि कौन सी ब्रांच है जो किसके साथ कनेक्ट हो रही है, किस तरीके की चीज़ें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, कि एंटोमोलॉजी पूछी गई है, जूलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी, ठीक है, फाइकोलॉजी, फाइटोलॉजी, माइकोलॉजी। तो ये सब, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है लाइकेनोलॉजी, अब बहुत आसान है ये। ठीक है, तो लाइकेनो मतलब लाइकिन, और लॉजी मीन्स स्टडी,
तो लाइकेन की स्टडी क्या कहलाती है? लाइकेनोलॉजी कहलाती है। अब लाइकेन सुना है आप लोगों ने? क्या होता है लाइकेन? क्या? हाँ, वेरी गुड। तो सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है जो लाइकेन कहलाता है। कैसा रिलेशनशिप है ये? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर एल्गी और फंजाई, इनके बीच का सहजीवी संबंध क्या है आपका? लाइकेन कहलाता है। ठीक है। तो एल्गी, अब देखो एल्गी कैसी है? हरी है, और हरी है तो क्या करेगी ये? पीएच लिख दें, फोटोसिंथेसिस करेगी, प्रकाश संश्लेषण करेगी। और फंजाई जो होती है ये क्या करती है? वाटर प्लस मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करती है। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में देखो, यहाँ देखो, इसे बोलते हैं हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। ठीक है, भाई तुम खाना बना लो, मैं पानी भर के ले आता हूँ। ठीक, तो एल्गी ने क्या किया? फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण। तो इससे क्या बना? प्रकाश संश्लेषण से फूड फॉर्मेशन हुआ, तो भोजन का निर्माण। और इसने जल और लवण का अवशोषण कर लिया। तो जिस भी प्लांट में एल्गी और फंजाई के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है वहां पे लाइकेन ग्रो करते हैं। और लाइकेन ग्रो करेंगे, एक दूसरे के साथ 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 जीवन होता है। देखो, सहजीवी संबंध, साथ साथ जीवन, सहजीवन। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, तो ये क्या कहलाता है? लाइकेन। और लाइकेन को आप लोगों ने देखा होगा, जैसे लिटमस पेपर आप लोगों ने स्कूल टाइम में देखे होंगे, ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर। तो ये लिटमस पेपर जो है ना, लाइकेन ही है। इसके अलावा लाइकेन, अब आपके एग्जाम में क्या आता है, यहाँ पर हम देखें तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वायु प्रदूषण संकेतक। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर संकेतक क्या है आपका? लाइकेन होता है। मतलब बेसिकली ये है कि अगर कहीं भी सल्फर का प्रदूषण है तो उस स्थान पर लाइकेन नहीं उगेगी। थोड़ा हिस्ट्री से कनेक्ट कर लेते हैं। ताजमहल, ताजमहल है कहाँ है? आगरा में। भोपाल में भी ताजमहल है। भोपाल के ताजमहल का निर्माण किसने कराया? ठीक है, तो याद रखिएगा, ताजमहल के साथ शाहजहां ही जुड़े हैं, चाहे बेगम हो या शाहजहां हो। तो आगरा का जो ताजमहल है वो मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, और भोपाल का ताजमहल शाहजहां बेगम के द्वारा बनवाया गया था। शाहजहानाबाद में है ये भोपाल का ताजमहल। ठीक है, तो ताजमहल, अब हम बात कर रहे हैं आगरा की। ताजमहल किससे बना है? व्हाइट मार्बल, सफेद संगमरमर से बना है। ताजमहल में क्या हो रहा था? कोरोजन हो रहा था। संगमरमर पीला पड़ रहा है, काला पड़ रहा है। तो इसके पीछे जब कारण देखा गया तो वो कारण पता करने के लिए बेटा यहाँ पर इस लाइकेन को उगाया गया। लेकिन जब लाइकेन को उगाया ताजमहल के किनारे, तो पता चला कि लाइकेन ग्रो नहीं कर रहा है। तो ये पूछा जाता है कि ऐसे स्थान जहाँ पर लाइकेन की ग्रोथ नहीं हो रही है, लाइकेन की वृद्धि नहीं हो रही है, लाइकेन नहीं उग रहे हैं, तो उस जगह पर कैसा प्रदूषण होगा? तो उस जगह पर वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन होगा। और एयर में भी स्पेशली सल्फर का प्रदूषण होगा। तो अब देखा गया कि यार आसपास सल्फर कहाँ से आ रहा है। तो फिर पता किया कि जो आपकी मथुरा रिफाइनरी है, आगरा मथुरा लगभग 45-50 किलोमीटर दूर है, एग्जैक्ट बोले तो 55 किलोमीटर। तो मथुरा से, जो मथुरा रिफाइनरी है उससे गैसें निकल रही हैं, क्योंकि आपको पता है पेट्रोलियम जो भी होते हैं उनका रिफाइनरीज में रिफाइन किया जाता है। तो वहां से जो गैसेस निकल रही थी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कौन सी गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने पानी से क्रिया की तो इसने क्या बनाया? एसिड रेन। तो बेसिकली अगर आप इसको देखें तो इन्होंने बनाया, क्या बनाया? देखो समझना आप इसे, कौन सी गैस निकल रही है? एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक निकल रही है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड ने पानी से रिएक्शन की तो क्या बनाया? H2SO4।
देखो बैलेंस बैलेंस नहीं करना, आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो तो जबरदस्ती ना करिएगा, नहीं तो पता चले आप बैलेंसिंग के चक्कर में पढ़ रहे हैं। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने पानी से क्रिया की तो क्या बना, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। और जब इन दोनों को हम देखें तो ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और एक हो गया नाइट्रिक अम्ल, और इन दोनों को जब ये पानी के साथ बरसते हैं तो ये कहलाती है आपकी एसिड रेन। अब एक नया क्वेश्चन बन गया जो आपसे पूछा गया है कि एसिड रेन में कौन कौन से एसिड होते हैं। तो एसिड कौन कौन से हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। एक क्वेश्चन, एसिड रेन में गैसें कौन कौन सी होती हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये गैसें होती हैं, और यही पूरी प्रोसेस है एसिड रेन। अब एसिड रेन किसके ऊपर गिरी, ताजमहल के ऊपर। और आप और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो क्या करेगा, कोरोजन करेगा, क्षय करेगा। तो उसने क्या किया, ताजमहल का संक्षारण शुरू कर दिया, तो यहाँ से संक्षारण या कोरोजन होना शुरू हुआ। और इसी को चेक करने के लिए किसको उगाया था, लाइकेन को। अब लाइकेन की ग्रोथ ने हमें क्या बता दिया कि यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन है, एसिड रेन हो रही है। और इस तरीके से ताजमहल को संक्षारण या कोरोजन होने से, इसे स्टोन कैंसर भी बोलते हैं कोरोजन को। जैसे आप ये देखिए टाइल्स है, ठीक है, जैसे हम बोले राहुल से नहीं और अच्छे से सफाई करिए, वो एक दिन नाराज हो जाए बहुत, बोले लो आज सर मैं सफाई कर ही देता हूँ। तो वो क्या करते हैं, आपने घरों में देखा कि फिनाइल वगैरह यूज करते हैं तो कैसे करते हैं, पहले से बाल्टी में डालते हैं, फिर क्या करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तो क्या होता है पानी का डालने से, वो डाइल्यूट होती है, डाइल्यूट होती है ना, कॉन्सेंट्रेट होती है, सांद्र होती है, तो इसको क्या किया, डाइल्यूट किया। डाइल्यूट करने से उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, उसका पोंछा लगता है, और मान लो गुस्से में ले, और ऊपर वाली लेयर एकदम साफ, लो हो गया नीट एंड क्लीन। तो ये बेसिकली एसिड रेन ने यही किया कि ताजमहल का संक्षारण या कोरोजन या स्टोन कैंसर शुरू किया। और इन सब की जानकारी हमें लाइकेन से मिली। लाइकेन किन किन का सिम्बायोसिस रिलेशन था, एल्गी और फंजाई का, यानी कि शैवाल और कवक का। और शैवाल क्या कर रही थी, फोटोसिंथेसिस, यानी कि भोजन निर्माण, फूड। और यहाँ ये क्या कर रही थी, जल व लवण का अवशोषण, तो वाटर प्लस मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कर रही थी। और इन दोनों के बीच में ही कैसा रिलेशन है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो ये आपका हो गया लाइकेन से संबंधित क्वेश्चन, और इसी की स्टडी क्या कहलाएगी, लाइकेनोलॉजी, तो स्टडी ऑफ लाइकेन, ठीक है। और हम नॉर्मली क्या देख रहे हैं, लाइकेन, तो लेड लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर जो है वो आपके लाइकेन होते हैं। अब ये आपके मीन्स में भी पूछा गया है लाइकेन, तो आप कैसे लिखेंगे लाइकेन। तो लाइकेन जो है वो क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, ठीक है। तो कवक या शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध है। एक बढ़िया से फ्लो चार्ट बना दीजिएगा, लाइकेन एक तरफ एल्गी, एल्गी को बता दीजिएगा कि फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड फॉर्मेशन करेगा, दूसरी तरफ आप फंगस बता दीजिएगा, फंगस क्या करेगा, वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करेगा, और बढ़िया से ये रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनका जीवन यापन जो है वो बढ़िया से चलता रहता है। और ये क्या करता है लाइपेन, तो किसका इंडिकेटर है ये, एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर या वायु प्रदूषण संकेतक, और स्पेशली किसका, सल्फर पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो ये भी कई बार पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन कि सल्फर पॉल्यूशन इंडिकेटर या एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर क्या होता है, तो लाइकेन होता है। तो ऐसी कुछ ब्रांचेस हैं जिन पे क्वेश्चंस आपके आते हैं, और यही चीज़ आपके मेंस में भी चली जाती है, प्रीलिम्स में भी आ जाती है। मतलब आप लाइकेन आपसे 2 मार्कर में भी पूछ सकता है, वो 7 मार्कर में भी पूछ सकता है, और ऑलरेडी आपके प्री मेंस दोनों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना। तो ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जो एग्जांपल किसका था, आपकी पहले सब टॉपिक का, या कहीं यूनिट 7 का एक टॉपिक है जिसमें क्या है, ब्रांचेस ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखाएं। तो कौन कौन सी शाखाएं बता दी हमने, बायोलॉजी क्या है, तो बायो मीन्स लाइफ और लॉजी मीन्स
स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। और जीवन किन में होता है? तो जीवों का। तो जीवों का अध्ययन या जीवित जीवों का अध्ययन बायोलॉजी है। ठीक है। अब इसके फादर कौन थे? तो इसके फादर थे एरिस्टोटल। ठीक है। अब बायोलॉजी की दो इंपॉर्टेंट ब्रांच, ऑडियो बंद करो बेटा। एक ब्रांच कौन कौन है? जूलॉजी। और एक क्या थी? बॉटनी। और बॉटनी को ही हमने क्या कहा था? फाइटोलॉजी। तो हो गया, जू मीन्स एनिमल और लॉजी मीन्स स्टडी। तो स्टडी ऑफ एनिमल क्या कहलाएगी? जूलॉजी। ठीक है। और इसके फादर फिर से कौन हो गए? कौन? एरिस्टोटल या अरस्तु। ये हो गया। ऐसे ही बॉटनी के फादर कौन थे? थियोफ्रेस्टस। ठीक है। जबकि बायोलॉजी टर्म किसने दिया था? लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने। तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी जो शब्द था उसका प्रयोग किया था। ये सारे प्रश्न जो है अलग अलग तरीके से आपके एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। अब यहाँ तो आपको याद हो ही गया कि एल्गी की स्टडी क्या है? फाइकोलॉजी। तो फाइटो और फाइको में थोड़ा अंतर रखना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मैंने कहा एल्गी, तो इसकी स्टडी क्या है? फाइकोलॉजी। तोड़ लेंगे, फाइको मीन्स एल्गी और लॉजी मीन्स स्टडी। ऐसे ही फंजाई या फंगस या कवक की स्टडी क्या है? तो ये है आपकी माइकोलॉजी। ठीक है। तो फंगस की स्टडी क्या कहलाती है? आपकी माइकोलॉजी कहलाती है। माइकेली जो है बेटा इसके फादर हैं। किसके? फंगस की स्टडी के। तो ये कुछ बातें हैं जो एकदम बेसिक सी बातें हैं जो यूनिट 7 के फर्स्ट लाइन जो हमारी थी उस पे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रांचेस खत्म हो गई हैं। बहुत सारी ब्रांचें हम पढ़ेंगे। 70-80 ब्रांच तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, 100 भी हो सकती हैं, तनाव ना लें, बस पढ़नी है। ठीक है। आती ज्यादातर यही है जो अभी मैंने, जैसे मैंने आपको क्या बताई, एक एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी किसकी थी? इंसेक्ट की। अब एंटोमोलॉजिस्ट कौन हो गए? स्पेशलिस्ट हो गए। ठीक है। ऐसे ही एक शब्द यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ता है तो एंटोमोफिली। देखो बायोलॉजी में ना सिर्फ सिर्फ और सिर्फ किसका खेल है? टर्म्स का। मतलब बायोलॉजी या साइंस में अगर आप टर्मिनोलॉजी जानते हैं, जैसे हमने आपको क्या बताई, एंटोमो मतलब क्या? इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब कीट। लॉजी मीन्स टू स्टडी या अध्ययन। तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीटों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी। अब इसी में हमने क्या लगाया? ऑन्टोमोलॉजिस्ट यानी कीट विज्ञानी, स्पेशलिस्ट ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट का विशेषज्ञ, कीटों का विशेषज्ञ। इसी में हमने एक और शब्द अगर जोड़ा तो एंटोमोफिली। ठीक है। तो देखिए अब आप इसको क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली का मतलब है कि यहां पर क्या हो रहा है? ये पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब परागण। सुना है? परागण सुना है आप लोगों ने? जैसे जब कीट होते हैं, भौरा, ऐसे जो कीट होते हैं, एक फूल से दूसरे फूल पे जाते हैं तो इनके विंग्स जो होते हैं उनसे परागकण चिपक जाते हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो पॉलिनेशन हो जाता है। जैसे पॉलिनेशन बाई एयर। अगर हवा से परागण हो, अब हवा को हम कहते हैं एनीमो, तो वो कहलाएगा एनीमोफिली। अच्छा, अगर पानी से परागण हो, जल के थ्रू पॉलन ग्रेन्स बह के चले जाते हैं, तो क्या कहलाएगा? जल को कहते हैं हाइड्रो, तो उस स्थिति में वो कहलाएगा हाइड्रोफिली। तो आपको बस टर्मिनोलॉजी सीखनी है अगर हम सही बोलें तो, बाकी का काम तो आपका हो ही जाएगा। तो ये क्या हो गया? इंसेक्ट यानी कि कीट के द्वारा परागण, तो ये क्या कहलाता है? एंटोमोफिली, कीट परागण। अब क्वेश्चन पूछा गया है कीटों के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहा जाता है? अच्छा,
आप लोग कृपया ध्यान दें, हिंदी माध्यम के बच्चे, ऐसा नहीं लिखा होगा कीट परागण कहा जाता है, तो वहां क्या लिखा होगा, एंटोमोफिली। इस तरीके से आपको मिलेगा वहां देवनागरी में। ठीक है, तो आपके लिए और इनके लिए, अब सबके लिए एक जैसी कहानी है। जब तक आपको ये नहीं पता कि फिली मतलब परागण या पॉलिनेशन है और एंटोमो मतलब कीट है, अगर ये पता है तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। और अगर ये नहीं पता है, 2010 के मेंस में तक पूछ लिया है नहीं ये। अच्छा, बहुत रोए थे, मतलब बताते हैं बच्चे उस समय के जो सीनियर्स वगैरह थे बच्चे, बोलते हैं सर ये तो ऐसा लग रहा है डॉक्टर बनाने के लिए पेपर पूछा था। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, हैं बहुत सरल, अब पढ़े नहीं हो तो टफ है। तो हमें एक शब्द क्या सीखने मिला, फिली का मतलब हिंदी में परागण। ठीक है, समझ में आ रही बात। एक एक शब्द हमने क्या सीखा, लॉजी मीन्स स्टडी, या टू स्टडी मतलब कि अध्ययन। ठीक है, एक शब्द हमने क्या सीखा, मतलब क्या, स्पेशलिस्ट, यानी कि विशेषज्ञ। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान दीजिएगा बेटा कि अभी तक आप जो पढ़े हैं ना, कोई बहुत अच्छा स्कूल या बहुत अच्छे टीचर से पढ़ा होगा, तो किसी ने आपको रूट वर्ड प्रीफिक्स सफिक्स इनके बारे में बताते हुए आपको समझाया होगा। ऐसा ऐसा हमें लगता नहीं है किसी के यहाँ किसी ने पढ़ा है ऐसे, कि जब आपको बाकायदा टर्म्स को डिवाइड करके प्रॉपर तरीके से सिखाया गया हो। कोई किसी का स्कूल लाइव में, एक बढ़िया, दो, गुड जॉब। कहाँ पढ़े थे आप, कौन सा स्कूल था आपका, मतलब स्कूल में, आप ही से कह रहे हैं। अच्छा, एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ाया है आपको ऐसे। तो अगर चीजें ऐसे पढ़ाई गई होंगी ना, तो आपको लंबे समय तक ये काम आएंगी। बेसिकली क्या है ना, जैसे लॉजी 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 वाले हटा दो, तो कम से कम हम ये तो बता ही सकते हैं कि ये लॉजी नहीं थी। अब किसी को यही नहीं पता कि लॉजी का मतलब क्या है, तो फिर टमाटर की खाए या चटनी मिर्ची की खाए, वो तो सबकी लॉजी है उसकी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें टर्म्स को सीखना है, और टर्म्स आप सीख गए तो आपको आसान हो जाएगा थोड़ा सा सीखना। जिससे कि, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम जैसे ऐसे समझो, ये शब्द बहुत हो सकते हैं। जैसे अब मैंने क्या कहा कि पक्षी, सॉरी, कीट द्वारा परागण क्या कहलाता है, एंटोमोफिली। अब हमें ये पता है कि फिली आएगा तो परागण होगा। कई बार ऑप्शन में एक ही फिली होता है, बाकी हमें भले ही नहीं पता, लेकिन उत्तर हमारा निकल सकता है। लेकिन जिसको ये नहीं पता कि फिली का मतलब पॉलिनेशन या परागण है, उससे उत्तर नहीं निकल पाना, क्योंकि उसके लिए तो फिर वो चारों शब्द उत्तर जो होंगे वो एक जैसे होंगे। तो एंटोमो आया तो कीटों के द्वारा, जैसे मैंने कहा एयर के द्वारा, तो क्या कहलाएगा, ठीक है, एनिमोफिली। क्या दिक्कत है इसमें, ये हो गया एनिमोफिली। अगर हम कहें वाटर के द्वारा, ठीक है, तो हाइड्रोफिली। ठीक है, ये सब पूछे गए कि कीट परागण, वायु परागण, जल परागण, और किससे हो सकता है परागण, पक्षियों से हो सकता है। पक्षी आते हैं पेड़ पे बैठते हैं एक जगह से फिर दूसरी जगह जाते हैं, पक्षियों के विंग्स में पॉलन ग्रेन्स स्टिकी होते हैं, चिपक जाते हैं, तो पक्षियों का परागण क्या कहलाएगा, अब बताओ। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन से देखो हम दूसरी तरफ जाते हैं। आपका टॉपिक क्या है, ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो एक क्या है, अब ये क्या है, ऑर्निथोलॉजी, ये सुनी होगी आप लोगों ने। अब ऑर्निथोलॉजी किसका है, देखो ऑर्निथ लाएगी ये, स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन। अब इसी शब्द को हम यहाँ प्रयोग कर दें तो क्या हो जाएगा, देखो एक तो हो जाएगा ऑर्निथोलॉजिस्ट, यानी कि क्या हो गया ये, पक्षी विज्ञानी। कौन सा विज्ञानी, पक्षी, क्योंकि ऑर्निथो मतलब पक्षी और लॉजिस्ट मतलब स्पेशलिस्ट, विज्ञानी।
तो पक्षी विज्ञानी हो गया। आपको पता है इतिहास में पक्षी विज्ञानी कौन है? एओ ह्यूम का नाम सुना है? क्या किया? सुना है तो बताओ ना। आपने फन पार्क भी नहीं बताया कि कहाँ था, और आप एओ ह्यूम नहीं बता रहे हैं। हाँ, हाँ जी, एओ ह्यूम। वेरी गुड। तो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर थे ये। आपको पता है ये एओ ह्यूम जो थे, जो क्या थे? एलन ऑक्टोवियन ह्यूम, ये फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आईएनसी के फाउंडर हैं। 28 दिसंबर 1885 को इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। और ये साथ में ऑर्निथोलॉजिस्ट भी थे, यानी कि पक्षी विशेषज्ञ या पक्षी विज्ञानी भी थे। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, साइंस में ही पूछा गया, बर्डमैन ऑफ इंडिया। तो बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली है, जबकि ऑर्निथोलॉजिस्ट के रूप में आप एओ ह्यूम को भी जानते हैं। तो बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली, जबकि ऑर्निथोलॉजिस्ट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर हैं वो कौन है? एलन ऑक्टोबियन ह्यूम। देखो आप सीखो बस चीजों को थोड़ा सा। तो ऑर्निथो मीन्स वर्ड्स, ठीक है। लॉजी लगाओ, स्टडी। लॉजिस्ट लगाओ, स्पेशलिस्ट। और फिली लगाओ तो क्या हो जाएगा? ऑर्निथोफिली। क्या हो जाएगा ये? यानी क्या हो गया, किसके माध्यम से परागण हो गया? फिली मीन्स पॉलिनेशन, ऑर्निथो मीन्स वर्ड्स, तो पॉलिनेशन बाय द वर्ड्स। ठीक है, तो किसके द्वारा परागण है बेटा? ये पक्षियों द्वारा परागण ऑर्निथोफिली कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको कुछ रूट वर्ड्स अगर आप समझ पाए वेल एंड गुड है, समझ गए भूल जाते हैं तो रट लीजिए, और भी अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। भाई हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। जैसे होता है चींटी होती है, घोंगा होता है, घोंगा समझते हैं, स्नेल। तो इनके द्वारा भी परागण हो सकता है, चींटियों के ऊपर भी चिपक के पॉलन ग्रेन्स जा सकते हैं, स्नेल या घोंगे से जा सकते हैं। ठीक है, तो इन सब से जब पॉलिनेशन होगा तो इनका जो साइंटिफिक नेम, बेसिकली लैटिन नेम जो होते हैं, अगर हमें वो पता है तो हम ये क्वेश्चंस को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं अभी, कि लॉजी आए तो उस पर्टिकुलर रूट वर्ड की स्टडी होगा। क्या है? लॉजी। एक बात, लॉजिस्ट आए तो वो स्पेशलिस्ट होगा, फिली आए तो वो पॉलन ग्रेन्स होगा, मतलब पॉलन ग्रेन्स का क्या हो, सॉरी पॉलन ग्रेन्स नहीं, पॉलिनेशन, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो पॉलिनेशन होगा। तो इतना तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हिंदी लिखें, अब जैसे ऐसे लिख दें, इसे क्या फर्क पड़ता है? वो आपके लिए तब भी अगर आसान नहीं है ऑर्निथोफिली, तो वो यहाँ भी आसान नहीं है। बस इतना है कि इसे पढ़ आसानी से लोगे आप, और कुछ आसान नहीं है इसमें। तो आपको एट द एंड अगर अच्छा पढ़ना है, कि जहाँ से हम बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ लॉजिक और तरीके से सॉल्व कर लें, तो थोड़ा सा आपको चीज़ों को, साइंस को बेसिक से समझना पड़ेगा। तो आप कर ले जाएंगे, और नहीं समझेंगे तो फिर आप रट ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। कि हम 40-50 ब्रांच के क्वेश्चन कर लें और उनको याद कर लें और पूछे तो बता दें। बट यहाँ पर क्या है, जैसे आपकी ब्रांच भी बन जाती है। लॉजिस्ट पूछे तो स्पेशलिस्ट भी आप बता पाएंगे, अगर इसी का पॉलिनेशन पूछ लिया तो वो भी आप बता पाएंगे। बस आपको क्या याद रखना है? रूट वर्ड, कि इस रूट वर्ड का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है। अगर ये आपको याद रह गया तो आपका आराम से हो जाएगा। बताओ जल्दी से, स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहला रहा था? फाइकोलॉजी। और स्टडी ऑफ फंगस और स्टडी ऑफ प्लांट्स, बॉटनी या फाइटोलॉजी, यही थी स्थिति। एंटोमोलॉजी किसकी थी? इंसेक्ट की। और अगर आपसे पूछे स्टडी ऑफ वर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, कर पाएंगे आराम से। तो इनको कुछ आप याद रखिए, जिससे क्वेश्चंस, ये सब मैंने सिर्फ वही एग्जांपल लिए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और भी बहुत सारी, ढेर सारी ब्रांचों पे हम बात करेंगे। ये हाइड्रो मीन्स वाटर, एनिमो मीन्स एयर। ठीक है, तो इनको आप याद रख लीजिएगा तो चीजें हो जाएंगी। ये था आपकी इस 7th यूनिट की पहली वाली का एक
ब्रीफ में चीजें कि किस तरीके से आपको यहाँ आगे बढ़ना है। फिर इसी का सेकंड टॉपिक जो है वो है भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां। तो इम्पोर्टेंट जो साइंस के इंस्टीट्यूट हैं या साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो और इनके अचीवमेंट। अब हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान में जैसे इसरो, डीआरडीओ, ठीक है, और बताइए कुछ। वार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, ठीक है, सीडेक। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस आते हैं। फिर यहाँ इन्होंने क्लियर कर दिया उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, तो सैटेलाइट के संबंधित और स्पेस टेक्नोलॉजी। फिर भारत की उपलब्धियां, जैसे अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां, तो हमारा पहला सैटेलाइट कौन सा था? आर्यभट्ट था। तो ये पूछा गया है कि आर्यभट्ट जो है वो कब छोड़ा गया था, ठीक है, कहाँ से छोड़ा गया था। समझ में आ रही है ना बात? इस तरीके क्वेश्चन। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये जितना छोटा लिखा है ये इतना छोटा है नहीं। मानव शरीर संरचना, तो ह्यूमन स्ट्रक्चर या ह्यूमन एनाटॉमी की बात की जाती है। अब यहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमी में बेटा आपको क्या क्या पढ़ना है? तो जैसे पोषण, अब जैसे यहाँ इन्होंने ये वाला दे दिया पोषण, आहार, पोषक तत्व और कुपोषण, ये तो इन्हें क्लियर कर दिया कि न्यूट्रिशन है, डाइट है आपकी, न्यूट्रिएंट्स है और माल न्यूट्रिशन है, ये कर दिया, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्होंने बता दिया। लेकिन इसके साथ इन्होंने ना स्केलेटन सिस्टम को लिखा, बट क्वेश्चन आते हैं स्केलेटन सिस्टम मतलब कंकाल तंत्र, ठीक है। फिर यहाँ पर इन्होंने रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र को भी नहीं लिखा। यहाँ पर इन्होंने नर्वस सिस्टम को भी नहीं लिखा, तंत्रिका तंत्र को। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र को नहीं लिखा। तो इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र। एंडोक्राइन सिस्टम से बेसिकली क्या निकलते हैं? क्या निकलते हैं? हार्मोन्स, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम से हार्मोन, जैसे हम सिंपल सी कुछ एक एग्जांपल देखें, जैसे लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट हार्मोन कौन सा है? एड्रिनलिन है, ठीक है। ये बचपन से आप लोग सुनते चले। और देखिए बहुत टफ नहीं आता। अच्छा एक और बात, पढ़ेंगे हम स्टैंडर्ड तरीके से, बट आप इस चीज को ध्यान रखिए, क्वेश्चन जो आते हैं ना बहुत ही मतलब साइंस, पता क्या है, एप्लीकेशन ऑफ साइंस है हमारे सिलेबस का। इंपॉर्टेंट रोल क्या है? मतलब दैनिक जीवन में विज्ञान। तो जो साइंस इन डेली लाइफ में आप देखते हैं क्वेश्चंस यूजुअली वहां से बनते हैं। अब यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर पढ़ने वाली स्थिति में आप पता चले कि 2 महीने तक आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हार्डली आपकी एक क्लास भी नहीं लगती इस सिस्टम को पढ़ने में। क्वेश्चन एक्चुअली कैसे आते हैं? जैसे हमसे क्वेश्चन, मान लो एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया, तो पूछ लेते हैं कि भाई किडनी का शेप या आकार कैसा होता है, ठीक है। तो कैसा होता है? बीन शेप होता है, ठीक है। ऐसे ही पूछ लिया गया लड़ो या भागो हार्मोन कौन सा कहलाता है, तो फाइट और फ्लाइट हार्मोन कौन सा होता है। फिर डायबिटीज मेलाइटस सुनी होगी आप लोगों ने कि भाई शक्कर की बीमारी सामान्य रूप से डायबिटीज मेलाइटस के हार्मोन के कारण होती है, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत परेशान नहीं होना है। फिर इसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, जेनेटिक डिसीज, आनुवांशिक रोग। इसमें इन्होंने यहाँ क्लियर कट दे दिया एक, सिकल सेल एनीमिया, प्रभाव, निदान और कार्यक्रम। तो ये जो सिकल सेल एनीमिया है, ये चूंकि ट्राइबल ग्रुप जो है, जनजातीय जो जनसंख्या है, उसमें सिकल सेल एनीमिया के केसेस बहुत होते हैं, और मध्य प्रदेश में भी सिकल सेल एनीमिया काफी है। तो इसको इन्होंने सीधा सीधा दे दिया कि सिकल सेल एनीमिया, जबकि जेनेटिक रोग में और भी हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, रॉयल डिसीज सुना है? हीमोफीलिया, ब्रिटेन की महारानी की फैमिली में था हीमोफीलिया का, ठीक है। इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांता, ये भी एक जेनेटिक डिसीज है, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वगैरह, तो ये सब इसमें आए। लेकिन इन्होंने स्पेसिफाई इसे दिया है, तो इस पे क्वेश्चन आने की 99.99% संभावना है कि सिकल सेल पे क्वेश्चन आएगा। और लास्ट 2 ईयर में जब से ये नया सिलेबस डला है तब से आ रहा है, और उससे पहले भी क्वेश्चन आता रहा है। फिर हेल्थ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हैं,
फिर इन्होंने कम्युनिकेबल डिसीज या संक्रामक रोग, उनकी रोकथाम और स्वास्थ्य सूचक। अब यहाँ कम्युनिकेबल डिसीज आ गए, तो मतलब अब आपको, अब कम्युनिकेबल डिसीज कैसे, तो ट्रांसफर ऑफ डिसीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक जीव से दूसरे जीव में फैलने वाले रोग। तो अब फैलने के लिए हमारे पास कुछ वेक्टर होंगे, वाहक होंगे, या फिर बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, फंगस हो सकता है, हेलमिंथ हो सकते हैं। तो इनके रोग, तो यहाँ पर हमें क्या क्या पढ़ना है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, फंगस से होने वाले रोग। इन पे भी एक क्वेश्चन हर बार आता है, एक से ज्यादा भी यहाँ क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपकी सतत विकास की अवधारणा। अच्छा, यहाँ पोषक तत्वों में बेटा विटामिन से क्वेश्चन आता है, तो आपको थोड़ा सा एग्जाम को इस चीज में भी देखना है कि आप देखो, पहले तो एक विटामिन से एक हार्मोन से, ये दो क्वेश्चन आते हैं, या फिर मान लो कि विटामिन या हार्मोन में से कम एक आएगा ही आएगा। तो ये लगभग पेटेंट क्वेश्चन है, एक डिसीज से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सिकल सेल एनीमिया तो है ही, इसके अलावा भी जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस की डिजीज है, उनसे क्वेश्चंस आते हैं। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। एसडीजी गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा देखो अब कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कितने एसडीजी गोल्स हैं, 17 हैं। ठीक है, एसडीजी गोल कब आए, किन को रिप्लेस करके आए, एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को। फिर 17 के 17 गोल हैं कौन से नंबर पर कौन सा गोल है, मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या है। तो ये कंसिस्टेंट आने वाले क्वेश्चन हैं जो आपके बहुत काम के हैं। तो हम इसको, इस टॉपिक को तो हम 5 स्टार 7 स्टार रैंकिंग दे सकते हैं कि ये तो एकदम पेटेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद एसडीजी हो गया, फिर पर्यावरणीय कारक और पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता। तो यहाँ पर इकोसिस्टम है और बायोडायवर्सिटी है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनता है, बायोडायवर्सिटी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है, फादर ऑफ इकोसिस्टम कौन है, फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है। इस तरीके क्वेश्चंस आपसे बन जाते हैं। फिर टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, कि जैव विविधता के प्रकार के हैं। अब जैव विविधता से जो क्वेश्चन बनता है वो बेसिकली इसके कंजर्वेशन से ज्यादा बनता है। तो आप लोगों ने थोड़ा नाम सुना होगा, इंसिटू और एक्सिटू कंजर्वेशन सुना है। ठीक है, स्वस्थानीय संरक्षण और बास्थानीय संरक्षण, तो वहां से क्वेश्चन बनता है कि कौन इंसिटू के अंतर्गत आता है, कौन एक्सिटू के अंतर्गत आता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके माना जाता है। इसके बाद जो सिलेबस है उसमें क्लियर लिखा है पॉल्यूशन, तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉल्यूशन होते हैं। सॉइल भी होता है, रेडियोधर्मी भी होता है और भी होते हैं, बट ज्यादातर एयर और वाटर पॉल्यूशन से आता है। अब यहां से भी वो क्या क्वेश्चन उठाता है, या तो इनके एक्ट, कि एयर पॉल्यूशन एक्ट कब का है, वाटर पॉल्यूशन एक्ट कब का है, या फिर इनसे संबंधित डिसीज। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, समझिएगा अच्छे से। जैसे बहुत पेटेंट क्वेश्चन है, इटाई इटाई, क्या है, इटाई इटाई। तो डायरेक्ट पूछा गया है कि इटाई इटाई किसके कारण होता है, तो कैडमियम के कारण इटाई इटाई होता है। एक बार उसने पूछा मिनीमाटा किसके कारण होता है, तो मरकरी की अधिकता से मिनीमाटा हो जाता है। एक बार उसने पूछा ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है, तो नाइट्रेट की अधिकता से होता है। तो ये बेसिकली आपके प्रदूषण के कारण ही हो रहा है, बेसिकली है ये ऑक्यूपेशनल डिसीजेस, तो ऑक्यूपेशन के कारण हो रही, बट पूछी जाती है। न्यूमोकोनियोसिस, सिलिकोसिस, सिडरोसिस। तो इस एक लिस्ट है, हार्डली 5 मिनट लगते हैं, खत्म हो जाती है, और उन्हीं में से एक डिसीज आ भी जाती है, एक जैसे नॉकनी सिंड्रोम, फ्लोरोसिस। बस इतने ही क्वेश्चन हैं जो आए हैं। फिर नेचुरल डिजास्टर और मैनेजमेंट, तो प्राकृतिक आपदाएं। और अब प्राकृतिक आपदा में जैसे नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब का है, जो एनडीएमए है, एसडीएमए है, डीडीएमए है। तो ये अथॉरिटीज जो होती हैं इन पे क्वेश्चन आते हैं, इनके एक्ट पे, ईयर पे क्वेश्चन आते हैं, और कुछ नहीं। और एनडीएमए का हेड कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। एसडीएमए का हेड मुख्यमंत्री होता है। डीडीएमए मतलब डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेड कौन होता है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। ये चीज आती। फिर अब ये यहाँ से आपकी यूनिट 8 शुरू हो गई, जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। तो यहाँ तक की चीजें हैं। अब
इनके साथ जैसे प्रदूषण है तो प्रदूषण का एक्ट एक आना पक्का है। अब प्रदूषण से बेसिकली हम इसे फॉरेस्ट से रिलेट करते हैं, जैसे 1971 में कौन सा एक्ट आया? ठीक है, तो 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर कन्वेंशन किसके लिए हुआ था? वेटलैंड या नम भूमि के लिए। तो 1971 में रामसर कन्वेंशन। अच्छा, ये अब मैं जो बोल रहा हूँ एक प्रश्न यहाँ से आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब मैं 99.99% इसलिए बोल रहा हूँ कि पॉइंट वन तो छोड़ सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन वैसे पक्का है, आप जाओगे और क्वेश्चन पाओगे। तो 1971 में कौन सा एक्ट आया? रामसर। 1972 में कौन सा एक्ट आया? ठीक है, तो इंटरनेशनली स्टॉकहोम कन्वेंशन, और अगर हम भारत के हिसाब से देखें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। फिर 1973 में कौन सा एक्ट आया? तो प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना आया। 1974 में कौन सा एक्ट आया? ठीक है, तो कौन सा? जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम, तो वाटर पॉल्यूशन एक्ट आया। फिर 1980 में कौन सा एक्ट आया? नहीं, 80 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम आया। 81 में कौन सा आया? तो जैसे 74 में वाटर था, 81 में एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट है। फिर 86 में कौन सा? ये तो सबको पता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। 87 में कौन सा आया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। 1992 में कौन सा आया? तो अर्थ समिट आई। 1997 में कौन सा आया? तो क्योटो प्रोटोकॉल आया। 2002 में कौन सा आया? तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया। ठीक है, तो ये जो है बस इतने जो बता दिए ना, बस इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। और इसके साथ में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को आप ऐड कर लो। अच्छा, ये चीज़ आपकी ज्योग्राफी में भी जाती है, ये चीज़ आपकी साइंस में भी जाती है, और ये चीज़ आपकी करंट अफेयर में भी जाती है। तो आप अगर तीन अलग अलग सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं तो क्वेश्चन नहीं आए ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपके ज्योग्राफी में भी है, इकोनॉमी में भी है, साइंस में भी है। अब तो सतत विकास बोले, हर बात के बाद तो सतत विकास की बात की जाती है, तो कैसे क्वेश्चन नहीं आए? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन आना तय है। तो अच्छा, ये यूनिट बहुत छोटी है, अगर आप ढंग से देखें, क्वेश्चन वाइज देखें तो फिक्स करें क्वेश्चन, समझना थोड़ा सा। ठीक है, बाकी तो 26 अप्रैल को आप बताएंगे कि हाँ हुआ कि नहीं हुआ। एक है एनवायरमेंट रिलेटेड एक्ट, पर्यावरण संबंधित अधिनियम। ठीक है, एक क्वेश्चन पक्का, एक से ज्यादा ही हो जाए, कम नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके विटामिन ऑब्लिक हार्मोन, इसलिए ऑब्लिक लगा दिया, दोनों पे भी आते हैं कई बार क्वेश्चन कि इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और कौन से विटामिन का केमिकल नेम क्या है, ज्यादातर, या फिर सोर्स, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है डिसीज, यानी रोग। अब इसमें हमने एक ऑप्शन क्या दे दिया? सिकल सेल एनीमिया, जो कि क्लियर कट उन्होंने दे ही रखा है, तो सिकल सेल एनीमिया से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल क्लियर कट ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पोषण से, तो न्यूट्रिशन वाला जो टॉपिक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव जूस है, लिवर है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाते हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक ब्रांच से, तो कौन सी? अब ब्रांच में देखो आपको कैसे मैंने बताया कि स्टडी या फिर स्पेशलिस्ट या फिर पॉलिनेशन से कनेक्ट होगा, तो कहीं ना कहीं वो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आएगा जरूर। फिर पर्यावरण, अब पर्यावरण में देखोगे आप तो सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस है, फिर पर्यावरण के लिए आंदोलन है, ठीक है, और इनके व्यक्तित्व है। ठीक है, और यही इकोसिस्टम और इकोलॉजी है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। देखो एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे उनने पूछ लिया आपसे कि रामसर सम्मेलन वेटलैंड के लिए, नमभूमि संरक्षण के लिए, ऐसे डायरेक्ट पूछा है उन्होंने। दूसरा तरीका क्या पूछ सकते हैं वो? आपसे पूछते हैं जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मध्य प्रदेश में कौन है? नर्मदा बचाओ,
मेधा पाटकर ने किया था। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछा गया है। अगर आप देखोगे तो चिपको आंदोलन, ठीक है, तो चिपको आंदोलन कहाँ का है? उत्तराखंड का है, टेरी गढ़वाल का। तो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, बहुत बार आया है। इसी तरीके से दक्षिण भारत में होता है तो एपिको मूवमेंट, जैसा दक्षिण भारत उत्तर भारत में कौन सा है? चिपको है, उत्तर भारत में है ये, और दक्षिण भारत में एपिको हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही? इस तरीके क्वेश्चन जो है आपसे, अच्छा 10 आंदोलन है गिने चुने, लेकिन एक प्रश्न बनता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब पर्यावरण आंदोलन करेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, ठीक है, इसके अलावा कौन थे? बोलो। चंडी प्रसाद भट्ट, मध्य प्रदेश में मेधा पाटकर। तो इनसे क्वेश्चन बन जाता है। जैसे केरला का पूछा गया, साइलेंट वैली, ठीक है, तो साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? अब ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी है, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन भी है, आपको जहाँ रखना है करंट अफेयर में भी है। तो इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है, फिर ऐसे क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं? अब इकोसिस्टम और इकोलॉजी में बेटा यहाँ पर क्या पूछ लिए जाते हैं आपसे? ठीक है, फादर, फादर के अलावा ये क्वेश्चन यहाँ से क्या बना है? तो एक क्वेश्चन बनता है आपके, जैसे आपने सुना होगा वाटर इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है, तो जल पारिस्थितिक तंत्र है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है, तो इनमें बनते हैं पिरामिड। तो यहाँ पिरामिड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुना है? पिरामिड सुनिए। ठीक है, जैसे एक बहुत सिंपल पूछते हैं, ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है, तो बहुत सीधा क्वेश्चन है, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है। एनर्जी का पिरामिड जो होता है वो ऑलवेज अपराइट होता है। अब यहाँ एक ऑप्शन होता है सीधा और एक होता है हमेशा सीधा। तो ऑलवेज अपराइट होगा भाई, सनलाइट जो भी आएगी वो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने में 10% ही आगे जाएगी, तो वो 10% लॉ ऑफ लिंडमैन कहलाता है। तो ये पिरामिड से क्वेश्चन बने हैं। तो अगर आप इसको ओवरऑल देखोगे ना, तो ये यूनिट है बहुत छोटी। जैसे एक वो संस्था पूछेगा, संस्था जो हमने पहले शुरू में बताया वैज्ञानिक संस्थान, जैसे अच्छा सरल क्वेश्चन, इसरो की स्थापना कब हुई? ठीक है, 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 को, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको मजा आ जाएगा कि ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत बहुत हैवी हो रहा है। तो अगर आप इस यूनिट को डिकोड कर ले गए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन रहा है, तो आपके लिए आसान है। थोड़ा सा चैलेंजिंग सेक्शन यहाँ का क्या होता है, वो है बस आपका क्लासिफिकेशन। और जिन लोगों का बिल्कुल साइंस नहीं पढ़ा होता है, उनको थोड़ा सा डिसीज वाला सेक्शन भी थोड़ा सा, डिसीज में बेसिकली जैसे ही आपसे पूछते हैं कि मलेरिया किसके कारण होता है, ठीक है, तो प्लाज्मोडियम के कारण। लेकिन जैसे ही आपको थोड़ा अंदर घुसते हैं डिसीज में और उनके वायरस या बैक्टीरिया के नाम पूछते हैं, तो वो थोड़े से नए नए, जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं है या जिन्होंने कभी उस चीज को नहीं इतना ध्यान दिया है, तो उनको वो नाम थोड़े से अटपटे लगते हैं। जैसे जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं लेकिन मैथ्स वाले, जिन्होंने बिल्कुल इससे नहीं, या फिर आर्ट या कॉमर्स वाले बच्चे जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा। जैसे अब मलेरिया होता है तो मलेरिया आपको पता है, तो फाल्सीफेरम होता है, ठीक है, इसके अलावा वाइवेक्स होता है, ओवेल होता है, और एक मलेरिया ही होता है। तो ये आपके मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई मलेरिया की कौन कौन सी स्पीसीज होती हैं, तो 4 स्पीसीज होती हैं, एक फाल्सीफेरम, वाइवेक्स, मलेरियाई और ओवेल। तो ये 4 होती हैं, इतने में आपके 3 नंबर हो जाते थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं। थोड़ा सा जो क्लासिफिकेशन है एक प्लांट का, एक एनिमल का। अच्छा, अगर हम प्री के सिलेबस को ढंग से देखें तो ये सिलेबस में नहीं दिया, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कभी कभार, तो क्योंकि मेंस में भी है ही थोड़ा सा, और एग्जाम में चूंकि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो हम पढ़ लेंगे प्रिकॉशनरी क्लासिफिकेशन को और उसको बहुत कंसाइज करा के कि ये चीज़ें आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रखते हैं, तो इनको हम पढ़ लेंगे। तो ये था आपका ओवरऑल जो सिलेबस था। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको दिमाग में रखिए। एक, जैसे इनकी शाखाओं से संबंधित ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, एक वैज्ञानिक संस्थान, यूजुअली वैज्ञानिक संस्थान में वो उनका या तो ईयर ही सबसे ज्यादा पूछ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, तो हमें पूरा जो दिमाग लगाना है वो किस पे, कि किसकी स्थापना कब हुई थी, तो पहचान कौन खेलता है वो।
फिर उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आप ध्यान रखना है कि ये करंट से कनेक्ट होता है। जैसे अभी हमने देखा सबसे भारी उपग्रह छोड़ दिया हमने यूएसए के लिए, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा उपग्रह छोड़ा, तो उस तरीके की चीजें। फिर मानव शरीर संरचना में आपके नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, और आपका स्केलेटल सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सिस्टम को आप देखेंगे। फिर ये पोषण आहार वाले में डाइजेस्टिव सिस्टम और उससे संबंधित चीजें आई जाती हैं, प्रोटीन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, विटामिन वगैरह ये आ जाते हैं। फिर अनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिसीज में सिकल सेल एनीमिया पे क्वेश्चन आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। और स्वास्थ्य नीति और कार्यक्रम, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है बेटा स्वास्थ्य नीति और कार्यक्रम में, तो एक है आपकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब आई, इसके प्रोविजन क्या थे, तो इनसे क्वेश्चन आपसे लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। बाकी एसडीजी से क्वेश्चन आता ही है, इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो आपको इनमें क्या ध्यान रखना है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और इसके अलावा नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक। तो ये पूरा सर्कल है जिस सर्कल में आपका एग्जाम अभी तक पिछले जितने भी सालों में एग्जाम हुआ है और साइंस से क्वेश्चंस आए हैं, तो इसी सर्कल में आपसे आए हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे हमें पता है कि भाई एनवायरमेंट रिलेटेड एक्ट से क्वेश्चन बनेंगे, इस क्वेश्चन को हमें गलत नहीं होने देना। पर्यावरण से संबंधित आंदोलन, व्यक्तित्व, इनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, ये गलत नहीं होने चाहिए। तो हमें तैयारी में इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, हम अब जैसे आप देखोगे जब हम थोड़ा सा मार्केट की बात करें कि बुक्स कौन कौन सी हैं, तो इतनी मोटी मोटी किताबें हैं कि उन किताबों को आप हो सकता है 2 महीने पढ़ो तब आप यूनिट 7 को खत्म कर पाओ, ठीक है। और वो यूनिट, अच्छा तब जब आप बहुत ज्यादा पढ़ लेते हो तो उस स्थिति में ये दिक्कत होती है कि हम याद रख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो आपका जो एग्जाम आ रहा है बस इन्हीं टॉपिक्स में घूम रहा है, वो घूम फिर के, ठीक है। जैसे यहाँ जब हमने पोषक तत्वों की बात की, विटामिन, हार्मोन और न्यूट्रिएंट्स की, तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट पूछ लेगा, प्रोटीन पूछ लेगा या फैट पूछ लेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ही आए हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है। अब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कारण डिसीज भी होती है, तो उसके कारण क्वासियोरकर मरासमस होता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो क्वासियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है और मरासमस जो है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको क्या क्या बताए थे, मरकरी के कारण मिनीमाटा, कैडमियम के कारण इटाई इटाई, नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, फ्लोरीन के कारण फ्लोरोसिस और नॉकनी सिंड्रोम, ठीक है। वैसे तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन इन्हीं चार में से एक आ जाएगा, मतलब प्रीवियस हिस्ट्री तो यही रही है कि इन्हीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी हम आपको ऑक्यूपेशनल डिसीज बता देंगे। तो आपको दिमाग में इस बात को ध्यान रखना है कि पर्यावरण संबंधी अधिनियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन हार्मोन इंपॉर्टेंट है, डिसीज इंपॉर्टेंट है, पोषण और उससे संबंधित चीजें इंपॉर्टेंट है, विज्ञान की शाखाएं हैं, पर्यावरण है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, व्यक्तित्व है, आंदोलन है, इसके अलावा क्लासिफिकेशन और डिसीज ये थोड़ा सा दिया नहीं है लेकिन वहाँ से कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है। इतने सिलेबस को और बाकी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं और आपका स्पेशली सैटेलाइट और स्पेस, इन दो पे फोकस है, तो उनको आपको ध्यान रखना है। और सैटेलाइट और स्पेस को अगर आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपकी यूनिट 8 भी उससे कनेक्ट होगी। इतना आप याद रख ले गए तो आपका ये वाली यूनिट का काम हो जाएगा। और यही सेम चीजें आपके मेंस के सिलेबस में भी कहीं ना कहीं रिपीट होती हैं। मैं दिखा दूं एक बार, लाइव में आवाज आ रही है ना बेटा आप लोगों को? देखिए अभी आ गया सिंपल एप्लीकेशन ऑफ साइंस, प्रो ऑर्गेनिज्म, इनकी संरचना है, प्रकार है, जैविक कृषि है, ये सब क्वेश्चन है। अब देखिए अब हमने वहाँ डिसीज पढ़ी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे ही, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, तो ये यहाँ आ गए। फिर यहाँ इन्होंने सेल दे दी क्लियर कट, तो प्रिकॉशनरी हमें सेल भी पढ़नी है क्योंकि ये मेंस के सिलेबस में दी है। अब जैसे सेल से क्वेश्चन क्या पूछते हैं, सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल थ्योरी किसने दी, स्लाइडर एवं स्वान ने,
ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल कौन कौन सी होती हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सेल डिवीजन जो होता है, कोशिका विभाजन, वो कौन कौन से प्रकार का होता है, तो एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। फिर यहाँ से ये भी पूछा है कि मियोसिस डिवीजन जो होता है, अर्धसूत्री विभाजन, वो किस तरीके की सेल्स में होता है। तो ये टॉपिक आपको यहाँ दे दिया उन्होंने, और यहाँ से क्वेश्चन वो प्रीलिम्स में ही पूछ लेंगे आपके। ठीक है, बाद वही पोषण वाला आ गया, विटामिन आ गए, डिसीज आ गई, फिर संरचना आ गई, ये सेम है। फिर यहाँ बायोटेक्नोलॉजी आ गया आपका, इसके अलावा इथनोबायोलॉजी आ गया, और प्राचीन भारत के जो वैज्ञानिक हैं। अब ये चीज आपको हिस्ट्री में भी पढ़नी है, ये चीज आपको साइंस में भी पढ़नी है। देखो आर्यभट्ट, शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्टियम किसकी बुक है? पंच सिद्धांतिका किसकी है? ठीक है, एक आपका हिस्ट्री का पहला टॉपिक है। ठीक है, क्या टॉपिक है हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक? क्या है? हाँ, इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज। तो भारत की जो पारंपरिक ज्ञान है, तो भारत का पारंपरिक ज्ञान इन्हीं से तो होके गुजरा है। तो ये आपके वहां भी हैं हिस्ट्री वाले सेक्शन में, और ये आपके वैज्ञानिक दे रखे हैं मेंस के सिलेबस में। तो आपको थोड़ा सा चीजों को समझना होगा कि किस तरीके की चीजें चल रही हैं, और ये इकोनॉमी में भी है, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, बौद्धिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और ये आपके साइंस में भी है। तो हम उस यूनिट के साथ में इस यूनिट को भी कवर कर लेते हैं, जिससे कि हमारा प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी कवर होता है। और देखो आपका ये जो था प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज, ये वो क्वेश्चन है जो हमारे प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक जो हैं उनके बारे में बताता है। शून्य की खोज किसने की, आर्यभट्टियम की रचना किसने की, बराहमेर की बुक कौन कौन सी हैं। हिस्ट्री में पूछेंगे तो बराहमेर का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था? उज्जैन कायथा में हुआ था। फिर पूछ लेते हैं पंच सिद्धांतिका किसकी है, बृहद जातक किसकी है। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो ये हिस्ट्री वाला भी सेक्शन है, और ये आपके साइंस वाला भी सेक्शन है। और जो चीजें कॉमनली रिपीट हो रही हैं उनको आपको ध्यान रखना है कि वहां से क्वेश्चंस बनने की, जैसे एसडीजी बहुत पेटेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत बोलते हैं ना, मतलब मुझे तो कोई चांस नहीं लगता कि एसडीजी पे क्वेश्चन ना आए। और तब भी अगर हम 17 एसडीजी गोल्स याद नहीं करते हैं, प्रॉपर तरीके से हम नहीं पढ़ते हैं कि भाई कौन सा गोल कब आया, किससे संबंधित है, किसके कारण आया, किसको रिप्लेस करके एसडीजी आया। ठीक है, भारत सरकार की इंडिया @ 2047 में जो विकसित भारत है उसके अंतर्गत एसडीजी को कहाँ महत्व दिया जा रहा है, अगर हम इन बातों को छोड़ के चल रहे हैं या राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को छोड़ के चल रहे हैं, तो मतलब हम एग्जाम के पैटर्न पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो हम इसको थोड़ा सरल बनाएंगे, और हम इसमें क्या करेंगे कि पहले हम पहली 5-7 क्लास में ना हम आपका 70% सिलेबस कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर 30% के लिए अपन पढ़ते रहेंगे 10-12 क्लास और। बात समझ में आ रही? क्योंकि एट द एंड हमें क्या चाहिए कि 8 क्वेश्चन बन जाए 10 में से हमसे, साइंस से हमारा काम हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। तो पहले एक हफ्ते के दौरान हम कोशिश करेंगे कि वो 7-8 क्वेश्चन का टारगेट हम आपका, 7-8 क्वेश्चन का, सिलेबस वाइज मत जाना आप, हमें तो क्वेश्चन वाइज जाना है, हमें ये चीज ध्यान रखनी है, सिलेबस तो बहुत है। तो हम उन 7-8 क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश कर लेंगे, और उसमें आपको चीजें बिल्कुल याद करा देंगे कि जिससे चीजें आपके लिए थोड़ी आसान हो जाए। ठीक, तो ये पूरी हमारी रणनीति रहेगी पढ़ने की। अब किसी का कोई प्रश्न हो पहले तो आप पूछ लो। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्या चीजें पूछी जा रही हैं। तो आपको अभी से, जैसे एसडीजी गोल्स हैं, ऐसे वैसे कैसे जैसे हमें याद होने चाहिए। पर्यावरण संबंधित अधिनियम हमें याद होने चाहिए, पर्यावरण संबंधित आंदोलन हमें याद होने चाहिए, भारत में आपदा प्रबंधन से संबंधित एक्ट, उनसे संबंधित एजेंसीज, और कौन कौन सी आपदाएं आती हैं, किसको किसका शोक, सोरो कहते हैं ना, कि कहाँ का शोक, बंगाल का शोक, बिहार का कोसी। तो ऐसे अलग अलग जो सौरो या शोक हैं वो हम आपको पढ़ा देंगे। व्यक्तित्व हैं,
जैसे हमने आपको कहा वर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली, फिर पूछ लेंगे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला। फिर इससे आगे जाते हैं तो फिर पूछ लेते हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र शुक्ल, राजेंद्र सिंह। ठीक है, फिर पूछ लेते हैं आइस मैन ऑफ इंडिया शबांग नॉरफेल। ठीक है, फिर पूछ लेते हैं फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, तो ये मैन मैन वुमेन भी पूछ लेते हैं। जैसे अगर आप इसी को थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में ले जाओगे तो कौन सी वुमेन, टाइगर प्रिंसेस भी है, चलो हाँ कौन है, लतिका नाथ। ठीक है, ऐसे ही जैसे आपको पता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, तो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया क्या नाम, टीसी थॉमस। ठीक है, तो ऐसे आपसे जो क्वेश्चंस बनते हैं तो इनको मतलब आप अगर इन्हें देखोगे ना, जैसे अगर हम आंदोलन पढ़ना शुरू करें तो हार्डली हमें नहीं लगता आंदोलन और व्यक्तित्व जो है वो एक क्लास भी झेल पाते हैं, सारे आंदोलन हो जाते हैं। ठीक है, एक क्लास में आपके सारे एक्ट और जो वैज्ञानिक मतलब ये जो एक्ट वाले क्वेश्चन है वो सब हो जाते हैं। तो हम शुरू की 7-8 क्लास में बेटा कोशिश करेंगे कि हम आपका 80% सेक्शन जो एग्जाम में आता है वो कवर कर लें। कई बार क्या होता है जैसे हम बिल्कुल क्रम से जब चलते हैं, जैसे मैं बताऊं ये शाखाओं वाला बहुत है, पता चले पहले 2 दिन आपने शाखाएं पढ़ी तो आप तनाव में आ जाते हैं। तो इस बार हम थोड़ा सा क्या करेंगे इस चीज को थोड़ा चेंज करते हुए कि हम एग्जाम में जो हमारे लिए काम का ओवरऑल देखो, एक और सिंपल सी बात है कि जो प्रीलिम्स या मेंस में आ रहा है वो हमें आना चाहिए, बाकी का हमें कम भी आएगा तो चलेगा, लेकिन जो एग्जाम में आ रहा है वो नहीं आएगा तो दिक्कत होगी। क्योंकि क्या करते हैं बेटा साइंस वाली यूनिट में लोग चाहे एनसीईआरटी पढ़े, तो जैसे ही 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ोगे इतनी छोटी थोड़ी है। अगर आप बायोलॉजी बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो 2-2 किताबें हैं एक एक सब्जेक्ट की, 4 हो जाती हैं 11वीं 12वीं की मिला के, और इतनी मोटी हैं। और 9th 10th का साइंस तो कंपलसरी होता ही है, तो आप पढ़ नहीं सकते और उससे कवर होती नहीं है चीज़ें, कई बार आपको लगता है। और अगर आपने बायोलॉजी इतनी पढ़ ली तो फिर नीट दे दो, यहाँ क्यों बैठे हैं। तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करने, आपको इस सर्कल पे ध्यान देना है और आपका एग्जाम बन जाना चाहिए। और साइंस के लिए तो यार देखो मैं बताऊँ ना, साइंस बहुत टफ नहीं आता। तो साइंस के लिए मतलब इतिहास तो एक बार को टफ आ जाएगा, साइंस बहुत टफ नहीं आता, तो साइंस को लेके तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना। पर साइंस में आपको एक ही चैलेंज है, वो है टर्मिनोलॉजी का। तो जैसे जैसे बताएं आप उसे मल्टीपल टाइम्स हम भी आपको रिवाइज कराएंगे, आप लोगों को भी उसे रिवाइज करना है। जैसे डिसीज है भाई, जैसे आपसे सीधे मैं एग्जाम्पल पूछता हूँ, चलो बताइएगा, जैसे पीलिया किसके कारण होता है, पीलिया किससे होता है, लो हो गया पीलिया, बताओ। ठीक है, तो पीलिया में क्वेश्चन आता है कि किसकी अधिकता से होता है, तो बिलिरुबिन बढ़ जाता है। दूसरे तरीके से अगर पूछें कि पीलिया से प्रभावित अंग कौन सा है, अफेक्टेड ऑर्गन, तो लिवर है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। अब जैसे लिवर जो है, ठीक है, तो लिवर कैसा ऑर्गन है, ठीक है, तो ऑर्गन नहीं, ऑर्गन भी है लिवर लेकिन सबसे बड़ी ग्लैंड है। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि अगर आपने सुना हो तो यूरिया, यूरिया जो है ना का डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होता है, सॉरी यूरिया नहीं अमोनिया, अब थोड़ा क्वेश्चन सही है, अमोनिया का डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होता है, सुना है। जैसे जब हम प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट होती है, अमोनिया को तुरंत यूरिया में बदलने का काम कौन करता है, लिवर करता है। ठीक है, तो डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होता है अमोनिया का, और अगर अमोनिया यूरिया में ना बदले तो हमारी डेथ हो जाएगी। और लिवर में कौन सी सेल पाई जाती है, तो कुफर सेल होती है। तो इस तरीके क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। अब डिसीज हो गई, अब जैसे लिवर को बोलते हैं एक्चुअली हेपेट, क्या बोलते हैं, HEPAT, लिवर का लैटिन मीनिंग है हेपेट। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है हेपेटोलॉजी। अब देखना कैसे आपकी बहुत सारी यूनिट्स कवर होंगी इसके टॉपिक। स्टडी ऑफ लिवर क्या कहलाती है, तो अगर आप देखोगे यहाँ तो ये क्या है आपकी हेपेटोलॉजी, हेपेटो मीन्स लीवर या यकृत, लॉजी मीन्स स्टडी, यहीं से क्या बन जाएगा हेपेटोलॉजिस्ट, तो कौन हो गया विशेषज्ञ। और एक शब्द आपने एक सुना होगा हेपेटाइटिस, सुनिए। अब बड़ा मतलब बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। अब पूछते हैं हेपेटाइटिस किस में होती है,
किस में होगी? लिवर में होगी। अब कुछ नहीं है, मतलब बहुत सरल है। अगर हमें ये पता, मैंने क्या कहा आपको कि टर्मिनोलॉजी का सारा खेल है। अगर आप टर्मिनोलॉजी समझ गए तो आपका काम हो जाएगा, अगर आप टर्मिनोलॉजी नहीं समझे तो दिक्कत होती है। ठीक है, अब जैसे बहुत सारी डिसीज आती हैं, तो बहुत सारी डिसीज में निमोनिया किससे होता है, टीबी किससे होती है, ये एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन। तो टीबी किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। अब बस यहाँ शब्दों का ही खेल है कि हमें ट्यूबरकुलोसिस से टीबी को बोलते हैं, तो समझ में आ गया। लेकिन आगे क्या है? माइकोबैक्टीरियम। तो हमें थोड़ा सा कहाँ याद करना है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण टीबी होती है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? तो ऐसे ही वो पूछ लेता है कि लेप्रोसी किसके कारण होती है। ठीक है, ऐसे ही वो पूछ लेता है एड्स किसके कारण होता है। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ये स्ट्रेट, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो डिफिकल्टी कहें या जो भी चीज़ है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, एचआईवी के कारण होता है। कई बार एचआईवी ऑप्शन में नहीं होता है, तो एचटीएलवी थर्ड फोर के कारण भी क्या हो जाता है? एड्स हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ जो कॉजिंग एजेंट है इसका, वो कि किसके कारण कौन सी डिसीज हो रही है, ज़्यादातर टाइम में आपसे कॉजिंग एजेंट से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और बाकी आपका कोविड 19 है ही, चूंकि वो तो बहुत फेमस रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि किसके कारण होता है। तो सॉर्स और मर्स वायरस के कारण कोविड 19 हो जाता है। तो इनको हम लोग पढ़ लेंगे, आराम से चीज़ें हो जाएंगी बिना किसी तनाव के। आप लोग निश्चिंत होकर बस पढ़ाई करिए। लेकिन हाँ, एक ही चीज़ जो मैंने आपको कही कि एक आप टर्मिनोलॉजी भूलेंगे जिनने पहले से कभी नहीं पढ़ी है, तो आपको रिपीट ज़्यादा करना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप शब्दों को भूलें तो आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन पे जाइए। हम तो आपको बताएंगे ही मल्टीपल टाइम्स, आपको भी घर जाके उसको रिवाइज करना है। और रेगुलरिटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इस यूनिट के लिए हम बिल्कुल आराम से कह सकते हैं कि 8 क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे, कहीं कोई समस्या इसमें आपको नहीं होगी। और कम मेहनत में आप यहाँ 8 क्वेश्चन गेन कर सकते हैं 10 में से। क्योंकि अब तो माइनस मार्किंग है, तो हमें ज़्यादा क्वेश्चन की तरफ फालतू दिमाग लगाना नहीं है। तो उन चीज़ों को, और दूसरी बात साइंस की, अगर आप टेक्निक सीख जाएंगे तो पता है आप एलिमिनेट कर लेंगे ऑप्शन को। आपको कुछ क्वेश्चन अगर ऐसा भी मिलता है जो आपको नहीं पता डायरेक्टली, बट वो आराम से एलिमिनेट हो जाता है। जैसे मेरे एग्जांपल है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कौन एंजाइम नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। तो अब एंजाइम के पीछे बेटा ASE लगा होता है। कोई भी एंजाइम होगा, ठीक है, अगर ASE लगा है उसके पीछे तो वो एंजाइम पक्का होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आपने सुना होगा एमाइलेज, लाइपेज। ठीक है, सुनिए, अब ये क्या लगा ASE, तो इसका मतलब है कि ये 100% एंजाइम है ही। तो इतने से तो हम एलिमिनेट कर लेंगे ऑप्शन। अगर एज लगा है मतलब एंजाइम होगा ही। अब कुछ कुछ में नहीं लगा होता है, जैसे बताओ एक आध एग्जांपल। प्रोटीन पाचन के लिए कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट है? रिप्सिन, ट्रिप्सिन। अब जिनमें इनमें नहीं लगा, तो जिनमें नहीं लगा वो भी एंजाइम हो सकते हैं, लेकिन जिनमें लगा है इससे हम ये तय कर लेंगे कि ये एंजाइम है। तो हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना आसान होगा। अच्छा, और जब भी ऑप्शन आता है कौन एंजाइम नहीं है, तो 3 एज वाले ही आते हैं। अब आपको अगर ASE पता है कि ASE लगा है मतलब ये एंजाइम है, तो हम ऑप्शन हटा लेंगे, भले हमें कम ज्ञान है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो टेक्निक्स हैं या जो वास्तव में साइंस की जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। अगर वो आप पढ़ लेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत आसान लगेगा। बाकी साइंस तो कभी इतना आसान हुआ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आसान की अपेक्षाएं ना रखें। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आसान है सिलेबस, और इसे आप आराम से कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हमें लर्न करनी होंगी, कुछ चीज़ें हमें कनेक्ट करनी होंगी, और मैक्सिमम चीज़ें हमें रिपीट करनी होंगी। तो हम बार बार रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जैसे एक दिन की क्लास में हम कोशिश करेंगे आपके हार्मोन वाला, जैसे यूनिट टॉपिक बड़ा है तो हार्मोन बहुत सारे हैं, तो उसे एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे। विटामिन वाला तो आधी क्लास में ही कंप्लीट हो जाता है। डिसीज वाला टॉपिक जो है वो 2 दिन तक चलता है, क्योंकि उसमें नाम और डिसीज काफ़ी सारी होती हैं, तो उनको हम लोग कर लेंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे पहले सरल से चलें, जिससे कि थोड़ा सा आपको आसान लगें चीज़ें कि हाँ ये चीज़ें हैं, और जहाँ से श्योर क्वेश्चन आते हैं उनको हम पढ़ते चलें। ठीक है, ले लीजिए आप लोग ब्रेक, क्योंकि फिर टेस्ट है, फिर डिस्कशन है, तो समय लगे। बंद कर देना योगी, कोई योगी, कुछ आप लोगों को सलाह मशवरा, कोई डिस्कशन